आज सोसाइटी में डिस्प्यूट्स का, डिफिकल्टीज का डाइवर्सिफिकेशन हो गया है। अगर एक ऑटोनॉमस व्हीकल है, वो ऑटोनॉमस व्हीकल के अंदर 4 लोग बैठे हैं और सडनली सामने से कोई आता है और ऑटोनॉमस व्हीकल डिसाइड करता है कि अगर इन 4 लोगों की जान बचानी है तो उस एक आदमी की जान लेनी पड़ेगी। अब लायबिलिटी किसकी होगी? बिकॉज समबडी हैज डाइड। तो सही और गलत साफ तौर पे आप इतनी आसानी से सेपरेट तो कर नहीं सकते। हम लिटिगेंट्स ही हैं जो रिजॉल्व करना नहीं चाहते हैं। अभी सीनियर एडवोकेट ने एक बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा, देखो कहीं ना कहीं इसमें हम लॉयर्स की बहुत बड़ी गलती है कि हम लिटिगेशन को वॉर की तरह देखते हैं और 1 इंच भी स्पेस कंसीड नहीं करना चाहते हैं दूसरी पार्टी के लिए। आज मोटा मोटा 5.5 करोड़ केस भारतीय अदालतों में पेंडिंग है, जिसमें से 60 लाख के करीब हाई कोर्ट्स में, करीब 90,000 केस सुप्रीम कोर्ट में और बाकी मोटा मोटा 5 करोड़ केस हमारी निचली अदालतों में। मैं निचली नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के सामने पेंडिंग। अदालतों में देरी क्यों होती है? ऐसे समझिए 10 लाख लोगों पे 15 जज साहब। उन 15 जज साहब के ऊपर ये दारोमदार है कि वो अपनी लाइफ भी जिए, वो रोज कोर्ट आए, डेली आकर हजारों की तादाद में उनको केस रिजॉल्व करने। जो सिस्टम है वो अभी अपने पुराने ढर्रे पे ही चल रहा है। तो जो एडजर्नमेंट कल्चर है, उस एडजर्नमेंट कल्चर पे पूरा एक सिस्टम थ्राइव करता है। कभी किसी वकील को या किसी जज साहब को प्रभावित नहीं होना चाहिए, वो है प्रेशर। देश में आज भी 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं, लेकिन लोगों का भरोसा न्यायपालिका पे अब भी बना हुआ है और इसके पीछे वजह है देश भर के वकील। और लेकिन लोग ये बात समझना भूल जाते हैं कि वकील के उस काले कोट के पीछे एक इंसान भी होता है। और उसी पहलू से आपको रूबरू कराने आज हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर मयंक अरोड़ा जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो जर्नी है काला कोट पहनने की, लॉयर बनने की, ये कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से कीड़ा आया और कैसे आप इसमें आगे चले? देखो आकर्ष, मैं आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ लॉ आई ग्रेजुएटेड इन द ईयर 2008। ओके। तो ओरिजिनली कभी प्लान नहीं था दैट आई विल एंटर एडवोकेसी। मेरी जर्नी शुरू हुई बाय जॉइनिंग लॉट ऑफ कॉर्पोरेट रोल्स एट द सीनियर लेवल। तो रियलिटी है कि इट वाज अ कॉन्शियस डिसरप्शन देन एनीथिंग एल्स। लॉयरिंग अपने आप में एक इस तरह का प्रोफेशन है जिसको which is not for everybody, which is not the kind of profession everybody also feels that they can handle. तो मेरे लिए the real reason why I decided, and very recently, so it's about 5 years now that I'm a practicing advocate after for about 10-12 years working into various organizations and various corporate roles. मेरे लिए it was my own journey of understanding myself, understanding the legal system and really create change. कि कुछ बदलाव मैं लाऊं और मैं कुछ इस तरह का करूं जिससे मैं जस्टिस के करीब आ पाऊं। तो मेरे लिए वो एक कॉन्शियस डिसीजन था। 2021 में मैंने डिसाइड किया कि मैं एडवोकेसी को एज अ प्रोफेशन चूज करूंगा और एम्ब्रेस करूंगा। तो रियलिटी में मैंने बहुत कुछ बदला नहीं अपनी लाइफ के बारे में। मैंने सिर्फ जो मैंने स्किल एक्वायर करी थी पिछले 10 साल में, उनको ग्राफ्ट करके मेरी ऑलरेडी लीगल एजुकेशन के ऊपर प्लेस किया। और आई वांटेड टू ट्राई इफ दिस इज समथिंग दैट विल गिव मी द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दैट आई नीड। मेरे को वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा जो मैं रियली चाहता हूँ। तो सर, सिंपल शब्दों में जस्टिस को दिलाने का यू हैड अ पैशन इनसाइड यू और फिर उसी को आपने प्रोफेशन बनाया। बट एक सवाल और होगा, जो अभी यंग लॉयर्स हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग कोर्स, 5-6 साल यू हैव टू ग्राइंड योरसेल्फ इन। तो वहाँ से उनको वो ये समझना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता कैसे जाता है। हाउ डू यू एक्चुअली बिकम अ सुप्रीम कोर्ट्स लॉयर? देखो, पता है आकर्ष, वो रास्ता ना कई जगहों से जाता है, कई गलियों से होके जाता है। और मैं बार बार अपने यंग कॉलीग्स को ना यही बात बोलता हूँ कि उस रास्ते का कोई एक रूट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ऑल माई यंग कोलीग्स, उनको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप पहले 5 साल या 3 साल का लॉ का कोर्स करेंगे, उसके बाद आप किसी चेंबर को ज्वाइन करेंगे, किसी लॉयर को ज्वाइन करेंगे और फिर वो जर्नी आपको लेके जाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, वो जर्नी आपको लेके जाएगी हाई कोर्ट में, डिपेंडिंग ऑन द सीनियर एंड द लॉयर दैट यू चूज। एंड देन इवेंचुअली आप किसी दिन सुप्रीम कोर्ट में जाके केस आर्ग्यू करेंगे। यही ट्रेडिशनल सेटअप रहा है, यही ट्रेडिशनल माइंडसेट रहा है और इसी ट्रेडिशनल माइंडसेट से मेरे सारे यंग कलीग स्ट्रगल किए हैं। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जब आप इसी एक लाइन पे चलते हैं और इसी एक थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ते हैं, एक तो ना आपकी स्किल्स का डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। आज सोसाइटी में
डिस्प्यूट्स का, डिफिकल्टीज का डाइवर्सिफिकेशन हो गया। अब पुराने मैटर्स नहीं रहे कि सिंपल है, किसी ने किसी की जमीन कब्जा ली, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया या किसी ने किसी को चक्कू मार दिया। ये क्राइम्स हैं, कन्वेंशनल क्राइम्स एग्जिस्ट, बट आज की दुनिया में द मैनर इन विच वी आर मूविंग, देयर इज अ क्वांटम शिफ्ट। डिस्प्यूट्स के नेचर बदल गए हैं। आपने मेरी लिखी किताब को या मेरी कही बात को एआई पे डाल के एआई को ट्रेन किया, क्या आपने कॉपीराइट वायलेशन किया? इस तरह के अपराध के ऊपर चर्चा हो रही है। अगर एक ऑटोनॉमस व्हीकल है, वो ऑटोनॉमस व्हीकल के अंदर 4 लोग बैठे हैं और सडनली सामने से कोई आता है और ऑटोनॉमस व्हीकल डिसाइड करता है कि अगर इन 4 लोगों की जान बचानी है तो उस एक आदमी की जान लेनी पड़ेगी। अब लाइबिलिटी किसकी होगी? बिकॉज समबडी हैज डाइड एंड नोबडी वाज ड्राइविंग दैट व्हीकल। डिस्प्यूट तो इस तरीके से बदल रहे हैं, लेकिन हमारी सोच नहीं बदल रही है। मेरी अपनी जर्नी में मैंने कोर्ट रूम से नहीं, बोर्ड रूम से शुरुआत करी थी, और वहां पे मैंने सीखा कि आपकी ब्रॉड बेस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज, हाउ बिजनेसेस फंक्शन, हाउ पीपल बिहेव इन सर्टेन एनवायरमेंट्स, ये सब कितना क्रिटिकल होता है टू बी अ लॉयर। एंड देन द जर्नी टू लॉयरिंग बिकम्स सो ईजी। एंड देयरफॉर मैं अपने सारे यंग कॉलीग्स को बोलूंगा कि देखो, कोई एक रास्ता नहीं जाता है। मैं भी एक रास्ते से पहुंचा हूं, कुछ लोग किसी और रास्ते से पहुंचते हैं, कुछ लोग कभी कभी जर्नलिज्म के रास्ते से भी पहुंचते हैं। तो आपको अपने आप को इतना साइलो में नहीं सोचना है, आपने साइलो की तरह सोच नहीं करनी है अपनी, आपने थोड़ा ब्रॉड बेस सोचना है। आप ये जानिए कि एक लॉयर का काम क्या है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू कर रहा हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आर्ग्यू कर रहा हो। लॉयर का काम है अपने क्लाइंट का केस कोर्ट के सामने रखना एंड बी इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट विद द कोर्ट एंड द क्लाइंट, और क्लाइंट को ये बताना कि उसके केस के मेरिट्स क्या हैं, और उन्हीं मेरिट्स के साथ कोर्ट में जाके ईमानदारी से लड़ना। ये एक लॉयर का काम है। ये आप कभी भी कर सकते हैं और किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं। आफ्टर द फर्स्ट डे व्हेन यू पास आउट ऑफ द कॉलेज, इफ देयर इज अ क्लाइंट हु इज विलिंग टू ट्रस्ट यू, यू कैन टेक दैट केस। द डिफिकल्टी इज, रास्ता बड़ा सीधा है, लेकिन अगर उस रास्ते से इंपैक्ट क्रिएट करना है तो मेरा कहना है कि आप अलग अलग रास्तों पे जाओ, अलग अलग गलियों से गुजरो, ताकि आपकी पर्सनालिटी, आपका नॉलेज बेस इतना ब्रॉड बेस हो कि जब आप अपनी बात कहें तो आप उसको हर तरीके से कोर्ट के सामने रख पाएं, कोर्ट को आपकी ऑथेंटिसिटी समझ में आए, और आपको आपके केस कहने का और आपका केस पेश करने का तरीका समझ में आए, और आपको एटलीस्ट केस समझ में आए। क्योंकि लाइक आई सेड, कन्वेंशनल क्राइम्स आर गोइंग अवे एंड न्यू एज क्राइम्स आर कमिंग इन। तो मुझे लगता है बहुत सारे रास्ते जाते हैं, आपको चूज करना है आपको किस रास्ते जाना है। लेकिन मैं अब एक बात जरूर बोलूंगा अपने यंग लॉयर्स को कि आप ना एक रास्ता ही जाता है ऐसा सोच के घबराना नहीं। आप हर रास्ते से जा सकते हैं, हर रास्ते से जा सकते हैं। अब इसी में यंग लॉयर्स की हम बात कर रहे हैं, कैसे वो अपने आगे अपना करियर चूज करें। इसी में एक आ जाता है कि क्रिमिनल लॉयर, आप क्रिमिनल लॉयर हैं, तो आपने कैसे वो चूज किया कि इस जर्नी में जाना है। और सिंस आप क्रिमिनल लॉयर हैं, तो आई डोंट वांट द नेम्स, पर फिर भी ऐसे कुछ केसेस तो होते होंगे जहां आप क्यों लगता होगा कि यार ये किसी डिफरेंट टाइप का क्राइम हो गया। जैसे यू जस्ट टोल्ड मी कि अब ऑटोनॉमस वाला एग्जांपल काफी अच्छा था। ऐसे इंडियन कोर्ट रूम्स में कोई चटपटे किस्से होते हैं? देखो, पहले तो अगर मैं क्रिमिनल लॉयर नहीं हूँ, मैं बस एक मामूली सा लॉयर हूँ जो क्रिमिनल लॉ भी प्रैक्टिस करता है, कमर्शियल लॉ भी प्रैक्टिस करता है जी। एंड रियलिटी ये है कि आजकल इन दोनों के बीच का फासला भी बहुत धुंधला हो गया है। तो चटपटे से ज़्यादा मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि आज के क्राइम्स, दे डोंट स्टार्ट विद अ नाइफ इन हैंड, दे स्टार्ट विद अ कॉन्ट्रैक्ट इन हैंड। दो लोग आपस में एक करार करते हैं एंड दिस इज वेयर द जेनेसिस ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम स्टार्ट। सो आज की डेट में आप क्रिमिनल लॉ को एक कन्वेंशनल क्राइम के दायरे से देखेंगे तो आपको चटपटापन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे मुझसे बहुत अच्छे और बड़े लॉयर्स हैं जिन्होंने क्रिमिनल लॉ में महारत हासिल करी है, और हम सब लोगों को बार बार ये बताया है कि देखिए, क्रिमिनल लॉयर का एक काम, जो क्रिमिनल डिफेंस लॉयर है, उनका काम सिंपल है। जो सोसाइटी के बनाए मापदंड हैं उस पे क्या जो अक्यूज्ड है या जो अभियुक्त है, वो उन मापदंडों को, जिन मापदंड से हम ये जानेंगे कि उसने कोई क्राइम कमिट किया है कि नहीं किया है, उन मापदंडों पे उसका क्राइम पूरा उतरता है कि नहीं उतरता है। अगर वो मापदंड पूरे होते हैं तो उसे सजा मिलेगी, अगर मापदंड नहीं होते तो उसे नहीं मिलेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो है, जो आज की डेट में इंटरेस्टिंग बात मैं देखता हूं, वो ये देखता हूं कि न्यू एज क्राइम्स में क्रिमिनलिटी कन्वेंशनल नहीं है। न्यू एज क्राइम में क्रिमिनलिटी ये है कि आपको एक फोन आएगा
और आपको बोला जाएगा कि देखिए आपका कोरियर आया, आपको बार बार फ़ोन कर रहे हैं, आप अपना कोरियर नहीं ले रहे हैं, तो अब आप बताइए आपका एड्रेस क्या है। आप अपना एड्रेस बताएंगे, वो बोलेंगे अच्छा ठीक है मैंने एक OTP दिया, कंफर्म कर दो एड्रेस को। आप वो OTP देंगे क्योंकि आपको अपना कोरियर चाहिए और आप अमेजोन पे देख पा रहे हैं कि आपका ऑर्डर इज अबाउट टू बी डिलीवर्ड, एंड 30 सेकेंड्स लेटर आपके अकाउंट से, आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा गायब हो जाएगा। अब इस क्राइम में ना कोई खून बहा, ना किसी को चोट लगी, लेकिन आपको आर्थिक चोट बहुत जोर से लगी। और आज के जमाने में इस तरह के क्राइम्स ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे जजेस के सामने आ रहे हैं, कोर्ट्स के सामने आ रहे हैं और हमको डील करने पड़ रहे हैं। और यहां पर आपको कन्वेंशनल नॉलेज से ज्यादा आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सिस्टम वर्क कैसे करता है। हाउ इज वन डेटाबेस लिंक टू द अदर, हाउ इज द बैंक डेटाबेस लिंक टू द अदर, what kind of apps and APIs are being plugged into by these people to try and draw out the data that they're trying to draw out from my phone, why one OTP can actually lead them to access my bank account। ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। और आज अगर आप मेरे से पूछें तो एक क्रिमिनल डिफेंस लॉयर के लिए सबसे बड़ी परेशानी या सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, मेरे यंग कॉलीग्स के लिए भी, ये है कि आप क्राइम को किस दायरे से समझते हैं और क्राइम को कितना ब्रॉड बेस होकर आप सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं, या आप उस क्राइम के होने की कल्पना को कहां तक ले जा सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग से कितना लिंक कर सकते हैं। ओनली देन यू कैन सॉल्व द न्यू एज क्राइम्स। तो चटपटापन नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत हो गया है आज का क्राइम। जो आज का व्हाइट कॉलर क्राइम है, या जो आज का न्यू एज क्राइम है, वो कंप्लीटली डिफरेंट डायमेंशन पे ऑपरेट कर रहा है। कंप्लीटली डिफरेंट डायमेंशन पे ऑपरेट कर रहा है। क्राइम्स बिल्कुल ही वो कन्वेंशनल क्राइम्स बचे ही नहीं है एंड कंप्लीटली टर्न अराउंड ले चुके हैं। दैट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। पर इस पे एक सवाल मैं और पूछूंगा, ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ। वेन एवर यू आर अ लॉयर, आपके सामने जब कोई क्लाइंट आता है, तो ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी ग्रे एरिया में खड़े हो? बिकॉज स्पेशली जब कोर्ट का मामला है, अ क्राइम हैज़ हैपेंड, तो सही और गलत साफ तौर पे आप इतनी आसानी से सेपरेट तो कर नहीं सकते। तो ये सवाल है, वो क्लाइंट को चूज करते वक्त क्या पैरामीटर्स हैं जिसको आप ध्यान रखते हो? और कई बार क्या अंदर से कुछ इमोशनल टच आता है कि नहीं इसकी हेल्प करनी चाहिए इवन दो ये मेरे पैरामीटर पे फिट नहीं बैठ रहा है? देखो, पहला तो इसका जवाब ये है कि एडवोकेट्स एक्ट बोलता है कि अगर कोई क्लाइंट मेरे पास ब्रीफ लेके आया तो मैं उस ब्रीफ को मना नहीं कर सकता। तो कानून और मेरा बार काउंसिल रूल मुझे ये इजाज़त नहीं देता है कि मैं किसी क्लाइंट को जो मेरे पास अपने डिफेंस के लिए आया उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए मना कर दूं। तो मेरे बनाए हुए अपने कोई पैरामीटर नहीं हो सकते हैं कि मैं बोलूं कि नहीं इसी तरह के क्लाइंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, इस तरह के क्लाइंट को मैं नहीं रिप्रेजेंट करूंगा। वो मेरे लिए ये एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, और किसी भी लॉयर के लिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, तो उनको मना करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन आपने ग्रे एरिया की बात बोली, देखिए अगर आप एक नजरिए से देखें तो पूरा लीगल सिस्टम ये ग्रे एरिया में ऑपरेट करता है, वेयर 99% ऑफ द टाइम देयर आर कॉन्टेस्टिंग इंटरेस्ट्स ऑफ बोथ साइड्स। अगर एक तरफ स्टेट है तो वो कहता है नहीं इस आदमी ने अपराध किया है, दूसरी तरफ वो आदमी कहता है नहीं मैं तो निर्दोष हूं, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व है, एक पार्टी बोलती है कि मेरे पास ये अधिकार है इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, दूसरी पार्टी बोलती है नहीं आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये बेनिफिट लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट इज बेसिकली ए ग्रे एरिया, जहां पे आपको योर रोल एज अ लॉयर इज टू गेट ऑन दैट जर्नी, एंड ऑन दैट जर्नी ट्रूथ इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। तो सच्चाई को उजागर करना हमारा काम है, और वो एक ग्रे एरिया और ग्रे एली से ही होके गुजरती है, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं होता है कि कई बार दोनों पक्ष गलत हैं। कई बार ऐसे भी मामले आते हैं जिसमें दोनों पक्ष गलत नहीं होते हैं, दोनों पक्ष ही सही लगते हैं। आप एक तरफ सुनवाई करेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये पक्ष तो ठीक बोल रहा है, आप दूसरे तरफ के पक्ष की सुनवाई करेंगे आपको लगेगा ये पक्ष भी ठीक बोल रहा है। तो कई बार द रियल जस्टिस इज अबाउट इवैल्यूएटिंग हु इज क्लोजर टू द ट्रूथ, और हु इज right than two people who are both right, who is more right. This kind of situations arise almost every day in court, और हमारे न्यायालय इनको बड़े बखूबी इन ग्रे एरिया से गुजरकर सच्चाई की खोज करते हैं। और लॉ अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको ग्रे एरिया से गुजर के ही निकलना है, तभी आप ब्लैक एंड व्हाइट कर पाएंगे। और कई बार मैं आपको बताऊं सच्ची में ब्लैक एंड व्हाइट हो भी नहीं पाता है। जस्टिस कभी कभी बड़ा अनकंफर्टेबल होता है व्हेन सर्व्ड, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर समाज में सारे मामले, हर तरह का डिस्प्यूट, हर तरह की परेशानी अदालतों के सामने जाएगी तो लास्ट में
कोई वर्डिक्ट तो उस पे आएगा, हाउस एवर अनकंफर्टेबल इट इज। और फिर हम उसको अगर ब्लैक व्हाइट या ग्रे के डायमेंशन से देखेंगे तो शायद वो उचित नहीं होगा। बिल्कुल, दैट ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपने लास्ट में बोल की कि हम हर बात पर आजकल दिस लीगल चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं, हर बात पे कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि पिछले स्पेशली 2-5 साल के अंदर जो डिपेंडेंसी है कोर्ट पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? अब हम कोई नहीं होते कि कौन सा केस है, कौन सा अच्छा केस है, कौन सा केस वर्दी है कोर्ट जाने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए। बट फिर भी डू यू फील कि पिछले 2-5 साल के अंदर जो नंबर ऑफ पिटिशंस में इंक्रीज आया है, लोग बहुत छोटी छोटी बातों पे जल्दी जल्दी कोर्ट जाते हैं, ये अच्छी बात है या बुरी बात है हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए? देखो अच्छी बुरी पे मैं बाद में आऊंगा, बट पहले मैं उस ट्रेंड का जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो ग्राफ तो कॉन्स्टेंटली द मैटर्स दैट आर बीइंग फाइल्ड बिफोर द कोर्ट एंड द मैटर्स दैट आर रिमेनिंग पेंडिंग इज राइजिंग। आज मोटा मोटा 5.5 करोड़ केस भारतीय अदालतों में पेंडिंग है, जिसमें से 60 लाख के करीब हाई कोर्ट्स में, करीब एक 90,000 के केस सुप्रीम कोर्ट में, और बाकी मोटा मोटा 5 करोड़ केस हमारी निचली अदालतों में, मैं निचली नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के सामने पेंडिंग। अब ये ट्रेंड ये दिखाता है कि लिटिगेशन का अडॉप्शन तो बढ़ा है। आपका कहने का जो तात्पर्य था कि भाई लोग हर बात पे कोर्ट पे जा रहे हैं, मैं बोलूंगा कि टू सीक जस्टिस एंड अडॉप्टिंग कोर्स ऑफ लिटिगेशन हैज डेफिनेटली इंक्रीज्ड। बट क्या हमारे देश में इससे रेजोल्यूशन बढ़ गया है? मुझे नहीं लगता है। तो जब केस फाइल हो रहे हैं तो केस रिजॉल्व भी होने चाहिए। जो रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं और जो लोग और जो एक परसेप्शन बनता है कि शायद अदालतों रिजॉल्व नहीं कर रही हैं, ऐसा नहीं है। हम लिटिगेंट्स ही हैं जो रिजॉल्व करना नहीं चाहते हैं। अभी रिसेंटली एक सीनियर एडवोकेट ने एक बड़ी अच्छी बात बोली और मैं उस बात से काफ़ी प्रभावित हूँ। उन्होंने कहा, देखो कहीं ना कहीं इसमें हम लॉयर्स की बहुत बड़ी गलती है कि हम लिटिगेशन को वॉर की तरह देखते हैं और 1 इंच भी स्पेस कंसीड नहीं करना चाहते हैं दूसरी पार्टी के लिए, और ना हम क्लाइंट को रेजोल्यूशन की तरफ पुश करना चाहते हैं। तो एक पूरा सिस्टम है जो इस केस फाइलिंग लिटिगेशन के ऊपर अपने आप को देखता है, लेकिन उसके बाद उस सिस्टम की जो जिम्मेवारियां हैं, आई थिंक उसमें हम सबको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, लिटिगेशन फाइल हो रहा है, अडॉप्शन है, इससे यह समझ में आता है कि लोग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हैं। पीपल आर they are aware of their rights to go to court if any of their rights is hampered. And we certainly do not want a country where people don't want to go to courts to affirm their rights. Absolutely. But the difficulty is कि वो केस कोर्ट में जाकर रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। और एज अ सोसाइटी, एज अ लीगल सिस्टम, एज लॉयर्स, हमारा कितना योगदान है उस रेजोल्यूशन ना होने देने पे। हम कितनी बार अपने क्लाइंट को बोल रहे हैं कि नहीं, ये केस इज नॉट वर्दी टू गो टू कोर्ट। Using litigation as a harassment tool, delaying the resolution of the matter, delaying the adjudication of the matter only because you think you will lose, is not the most ethical practice that you are conducting, and therefore you should not do it. हम कितनी बार करेज के साथ अपने क्लाइंट को ये बोल पाते हैं, और कितनी बार इसमें साझा होकर हम ही इसको वॉर की तरह देखते हैं और दूसरी पार्टी को कंसीड नहीं करते हैं। तो आई थिंक ट्रेंड इज कि लोग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हैं, लेकिन रेजोल्यूशन की तरफ एज लीगल सिस्टम और एज लिटिगेंट्स हमारा ध्यान नहीं है। तो इसमें मतलब साफ सीधे तौर पे द बिगेस्ट वन एट द फॉल्ट कौन है? लॉयर्स ही हैं, लिटिगेंट्स ही हैं, क्योंकि फिर इवेंचुअली अगर केसेस आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा डेट्स आएंगी, केसेस पेंडिंग रहेंगे। आई एम सॉरी, मतलब आई डोंट मीन टू ऑफेंड द लॉयर कम्युनिटी, बट कहीं ना कहीं फिर मैं इससे ये पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूँ, आम जनता भी करेगी कि बिकॉज ज़्यादा सीटिंग्स होती हैं तो लॉयर्स की इनकम ज़्यादा बढ़ती है। सो डू यू थिंक ये एक रीज़न हो सकता है कि वो उसको वॉर की तरह देखते हैं और रेजोल्यूशन को थोड़ा सा डिले करते हैं? ये हो सकता है कुछ लॉयर्स की साइकी ऐसी होती होगी। डू यू फील सो? देखो, मैं ना इसमें लिटिगेंट को बेचारे को दोष दूंगा, ना मैं लॉयर को दोष दूंगा। मैं दोष दूंगा इस रेजोल्यूशन ना होने के पीछे 2 चीजें हैं जो मुझे लगता है बहुत बड़ा कारण है। पहला है एक मानसिकता। एज अ सोसाइटी हमारी मानसिकता, मुझे लगता है ऑफ लेट लड़ाई की तरफ फोकस ज़्यादा है और रेजोल्यूशन की तरफ फोकस्ड कम है। हम लिटिगेशन को आज, और जब मैं हम बोलता हूँ समाज का मैं भी हिस्सा हूँ, हम लिटिगेशन को आज एक टूल की तरह देखते हैं। लिटिगेशन कभी टूल नहीं था। लिटिगेशन एक रास्ता था आपके राइट्स को एनफोर्स कराने का, अगर आपके राइट ऑर्डिनरली एनफोर्स नहीं हो रहे हैं। बट उस रास्ते को और उस एक रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को हमने एक टूल की तरह और एक वेपन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है,
और इस मानसिकता को जितनी जल्दी हो सके एज अ सोसाइटी हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम किस रास्ते जा रहे हैं। देखिए, एज इट इज़ हमारे देश में हर 10 लाख लोगों पे 15 जज साहब हैं, ठीक है, जो कि अगर आप बाकी अच्छे लीगल सिस्टम्स जिनके साथ हम कंपेयर करना चाहते हैं, जिनके साथ हम खड़ा होना चाहते हैं, जिनके साथ हम कंपैरिजन चाहते हैं, वहाँ पर एनीवेयर बिटवीन 20 to 50 जज होते हैं पर 10 लाख पॉपुलेशन। तो एक तो ऐसे ही हमारे यहाँ द नंबर ऑफ जजेस पर 10 लाख ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लो। इसके बाद तो आप समझिए लाख लोगों पे 1.5 जज साहब हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी ये मानसिकता कि नहीं, अगर मेरी बात नहीं मानी जा रही, जायज़ हो चाहे नाजायज़ हो, मैं कोर्ट में जाके इनको आगे नहीं बढ़ने दूंगा दूसरी पार्टी को, और किसी न किसी तरीके से इनके 4-5 साल इनको कोर्टों में घसीटूंगा, और मेरे पास वो सारे तरीके हैं जिससे मैं इनका आगे बढ़ना डिले करूंगा। अगर इस मानसिकता से हम चलेंगे और इसमें और इस मानसिकता से चलेंगे और इस मानसिकता से लिटिगेशन में एंटर करेंगे, तो इसमें फिर गलती वकील की कैसे है? देखिए, ऑफ कोर्स मैं ये मानता हूं कि लॉयर कम्युनिटी के ऊपर बहुत जिम्मेवारियां हैं। सबसे पहली जिम्मेवारी ये है कि फ्रिवलस लिटिगेशन को हम यूजुअली कोर्ट्स तक पहुंचने ना दें। बट डिफिकल्टी ये होती है कि आप यू आर बाउंड बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्लाइंट। हमारा कोई एक लॉयर का इंडिविजुअली क्लाइंट के ऊपर कोई लॉयर के पास ये राइट नहीं है कि वो अपने क्लाइंट को बोले कि आप ये मत कीजिए। ही इज बाउंड बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्लाइंट। अगर क्लाइंट चाहता है कि नहीं, मेरा मैटर इस प्रकार से कोर्ट के सामने आप पेश कीजिए, वकील अपनी लीगल एडवाइस दे सकता है, उनको आउटकम के बारे में जागरूक कर सकता है, बट अल्टीमेटली मना नहीं कर सकता है। तो अल्टीमेटली इसमें लॉयर कम्युनिटी को दोष से ज़्यादा आई थिंक एज अ सोसाइटी हमें समझना पड़ेगा कि जितना हम अपने माइंडसेट को कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड बना रहे हैं, हम अपनी खुद की सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम समाज के ब्रॉडर गुड के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी है वो माइंडसेट। और दूसरी चीज़ जो है वो है समटाइम्स नॉट बीइंग इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट विद द कोर्ट। और इसमें भी मैं वकील को दोष नहीं दूंगा, लिटिगेंट को ही दोष दूंगा। अगर आप कोर्ट के सामने जाकर झूठ बोलेंगे, परजरी करेंगे, गलत एफिडेविट फाइल करेंगे, अब कोर्ट्स कुछ टाइम लीनियंट होते हैं, बाकी देशों में ऐसा नहीं है। बाकी देशों में अगर आपने कोर्ट के सामने झूठ बोला है या अपने केस को बढ़ाने के लिए या अपने केस को बनाने के लिए आपने कोई गलत बात बोली है, तो कोर्ट ये टॉलरेट नहीं करता है। बट कई बार हमारे कोर्ट्स, और ये मैं बार बार बोलता आया हूं कि अब वो समय आ गया है जब हमारे कोर्ट्स को अगर सोसाइटी को ये बात स्ट्रिक्टली बतानी है कि आपने फ्रिवलस लिटिगेशन कोर्ट में नहीं लाना है ताकि ये 5 करोड़ जैसे केसेस और ना बढ़ें, तो हमारे को कोर्ट में झूठ बोलना, कोर्ट में गलत बात बोलना, गलत एफिडेविट बोलना, परजरी करने को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा एज अ सोसाइटी। क्योंकि इसी वजह से क्या होता है, प्रोलॉन्ग होते हैं केस, और लास्ट में जब ये साबित होता है या ये दिखता है कि फला फला बंदे ने गलत बात बोली थी कोर्ट में, उनको कुछ खास सजा नहीं होती है या उनको माफ कर दिया जाता है, क्योंकि हमारी कोर्ट समझते हैं कि शायद गलत एडवाइस में या किसी की मिसगाइडेंस के ऊपर किसी ने ऐसा किया होगा। कोर्ट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड। बट मुझे लगता है आज की सोसाइटी अब जागरूक है, और उस लेवल तक जागरूक है जहां पर अब अदालतों को इस बारे में स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि कोर्ट में गलत बयान, कोर्ट में गलत गवाहियां, कोर्ट में कोई भी गलत बात बोलना अब कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगी। और बहुत सारे मान्य न्यायालय हैं जो अब इस बात को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ेगा आप देखेंगे कि फ्रिवोसिटी ऑफ लिटिगेशन विल रिड्यूस एंड द राइट लिटिगेंट विल बी बिफोर द कोर्ट, विच इज व्हाट वी ऑल वांट। हम नहीं चाहते हैं कि लोग कोर्ट ना आए, हम चाहते हैं सही लोग आए और सही राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए आए, अपने हिडन एजेंडा के लिए लोग कोर्ट ना आए। अब अगले सवाल पर आते हैं सर। अगला सवाल है कि पिछले 2-5 साल के अंदर जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का एक पूरा नैरेटिव चला, स्पेशली आफ्टर द 2012 रेप केस एंड उसके बाद। तो उसके बाद से लेकर अब तक, स्पेशली पिछले 2-5 साल में, स्पेशली इन द हायर कोर्ट्स, इन द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट, तो आपको क्या लग रहा है पिछले 5-7 साल के अंदर, डू यू सी अ चेंज इन द जुडिशियल सिस्टम? आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? अब क्या तेजी से हो रही हैं? एंड व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द कोर्ट्स? बिकॉज एवरीवन इज सेइंग कि पिछले 2-5 साल के अंदर कोर्ट जाना थोड़ा ईजियर हुआ है, जस्टिस पाना थोड़ा ईजियर हुआ है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आपकी क्या प्रक्रिया है इस पर? देखो, पहले तो आकर्ष मैं आपको बोलूंगा कि while we always remember the notion that justice delayed is justice denied, but we should also remember that justice hurried is justice buried. So, और ये समझना आपके दर्शकों के लिए, आपके ऑडियंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, अदालतों में देरी क्यों होती है? अदालतों में देरी काफ़ी कारणों से होती है। उसके जो मुख्य कारण है वो मैं आपको बताता हूँ।
पहला और सबसे बड़ा कारण कई बार होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इटसेल्फ। मैंने भी आपको बताया कि हर लाख लोगों पे 1.5 जज साहब हैं, और उन 1.5 जज साहब, या मैं मानता हूं कि भाई आप ऐसे समझिए 10 लाख लोगों पे 15 जज साहब हैं। उन 15 जज साहब के ऊपर ये दारोमदार है कि वो अपनी लाइफ भी जिए, वो रोज कोर्ट आए, डेली आकर हजारों की तादाद में उनको केस रिजॉल्व करने। तो अपने आप एक सिस्टम प्रेशर में है, और वो क्यों है? क्योंकि बहुत सारा फ्रिवलेस लिटिगेशन भी है। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक इशू होता है। ऊपर ऊपर से हम शायद मॉडर्नाइज भी हो गए हैं, ई फाइलिंग का सिस्टम आ गया है, ई कोर्ट्स पे आपको अपने केस का स्टेटस दिख जाता है, अपने ऑर्डर्स दिख जाते हैं, बट अभी भी रूडिमेंट्री लेवल पे जो सिस्टम है वो अभी अपने पुराने ढर्रे पे ही चल रहा है। तो जो एडजर्नमेंट कल्चर है, उस एडजर्नमेंट कल्चर पे पूरा एक सिस्टम थ्राइव करता है। तो और हम उसको एक दिन में विषय नहीं कर सकते, क्योंकि उस सिस्टम के लिए हम क्या कर रहे हैं पहले हमें ये बात भी सोचनी जरूरी है। लेकिन फिर भी डिले एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरी परेशानी होती है डिले की द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चेक मार्क्स, और आप कह लीजिए द सर्किट ब्रेकर्स इन लॉ। अब लॉ में बहुत सारे सर्किट ब्रेकर हैं, और ये बात मैंने रिपीटेडली कई प्लेटफॉर्म्स पे बोली है, और ये इसलिए बोली है कि लोगों का ये नोशन दूर हो कि डिले कोर्ट में आके हो रहा है। लोगों को ये समझना पड़ेगा, और हमारे समाज को ये समझना पड़ेगा कि डिले भी लिटिगेंट्स की वजह से हो रहा है। अब अगर अदालत ने या कानून में ये लिखा है कि आपके खिलाफ कोई अगर दावा पेश करता है कोर्ट में, तो आप उसको 30 दिन के अंदर उसका जवाब दाखिल करेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से आप नहीं कर पाए, 120 दिन का टाइम है आपको एक कमर्शियल दावे में जवाब देने का। आपको उतनी मोहलत मिल जाती है कि चलिए कोई परेशानी हो गई होगी। अब अगर आदतन आप 120वें दिन ही करेंगे, तो आपने ऑलरेडी 3 महीने अपना केस डिले कर दिया। अब इसमें जज साहब की क्या गलती है? कानून में ये उन लोगों के लिए है कानून जहां पर किसी को वकील ना मिल पाया, या उसको पता नहीं चल पाया अपने मैटर के बारे में, या कहीं जेन्युइन केस था। अब अगर जज साहब उठा के खारिज कर देंगे तो बोला जाएगा कि जज साहब स्ट्रिक्ट हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लिटिगेंट को ये एडवाइस मिलती है कि आप तो 120वें दिन करो, इसे लटका रहने दो, आपका तो केस वीक है। तो अल्टीमेटली एज लिटिगेंट्स ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिले, और हम वो सारे तरीके और हथकंडे अपनाते हैं जिससे कानून में दिए गए सेफगार्ड्स को हम डिले की फॉर्म में मैनिफेस्ट होने देते हैं। अगर आपको पता है सामने वाले का दावा जेन्युइन है, तो फिर आप क्यों ये एप्लीकेशन कोर्ट में लगा रहे हैं कि इस दावे को खारिज किया जाए? अब उसकी सुनवाई होने में 3 तारीख लग जाएंगी, जज साहब के पास भी लिमिटेड टाइम है, और हर तारीख के बीच में उनको देना पड़ेगा आपको कम से कम 1-1.5 महीने का टाइम, क्योंकि एक एक जज साहब के पास हजारों केस हैं पेंडेंसी में, क्योंकि लिमिटेड जजेस हैं और लिमिटेड कोर्ट्स हैं, और कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्ट का स्टाफ, एवरीथिंग वर्क्स अराउंड दिस होल सिस्टम। तो आई थिंक डिले का सबसे बड़ा कारण भी हम लिटिगेंट्स ही हैं, और इसीलिए मैंने आपको पहले शुरुआत में ये बात बोली कि अल्टीमेटली हमें एज अ सोसाइटी जागरूक होना पड़ेगा कि फ्रिवोसिटी ऑफ लिटिगेशन अगर कम होगी, लिटिगेशन को टूल नहीं देखा जाएगा, हथियार नहीं देखा जाएगा, और एक मीन्स टू गेट जस्टिस देखा जाएगा, जिसमें ऑफ कोर्स लॉयर्स का, जजेस का और पूरे सोसाइटी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि अब हमारे को वो समय आ गया है जब ये बात समझनी पड़ेगी, और अगर कोई गलत दावा लाए तो उसको थोड़ा उसके साथ ज़्यादा सख्ती से पेश आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो अपने आप ये डिले भी कम होगा, और अपने आप ये लिटिगेशन का लोड भी कम होगा सिस्टम से। अपने आप कम होगा। चलिए सर, एक बार अब थोड़ी सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी रिसेंटली एक चीज़ हम सबके मन में थी कि कई बार जब ऐसे केसेस आते हैं जिसमें मीडिया इंटरेक्शन बहुत होता है, पूरी देश की नज़र होती है कि आज इस केस में ऐसा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी यूजीसी का मुद्दा। कई बार होता है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की किसी रूल को इवोक करने वाली होती है, तो एक अलग ही माहौल चल रहा होता है। तो उस वक्त लॉयर्स के मन में क्या चल रहा है कि अभी बाहर निकलूंगा, मीडिया को जवाब देना है। अभी सामने जज साहब को भी तो पता ही होगा कि ये रूलिंग अगर जा रही है सरकार के खिलाफ जा रही है, इस एस्टैब्लिशमेंट की ये वाली चीज़ को हटाएगी। तो उस सब के टाइम पे कोर्ट के अंदर का माहौल क्या होता है? बाहर तो हम देखते हैं, बाहर हम सब लगे होते हैं कि क्या अंदर से आएगा। इनसाइड द कोर्ट रूम क्या कोई एक्स्ट्रा प्रेशर होता है कि ये केस थोड़ा, ये पब्लिक केस है, लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में, लोगों की जिंदगी इफेक्ट होने वाली है इससे? देखिए, जितना मैंने नज़दीक से सिस्टम को जाना है, मुझे ये लगता है कि देखो, अगर एक चीज़ जिस चीज़ से कभी किसी वकील को या किसी जज साहब को प्रभावित नहीं होना चाहिए, वो है प्रेशर। और वो प्रेशर कैन बी द प्रेशर ऑफ द पब्लिक ओपिनियन आउटसाइड, pressure of somebody wanting you to say something as a lawyer before the court, pressure of a litigant to bring or present a matter in a wrong manner before the court. I think अगर आपको एक अच्छा वकील बनना है तो सबसे पहले आपको इम्यून होना पड़ेगा प्रेशर वर्ड से,
क्योंकि आप वकालत तभी सही से कर सकते हैं जब आप प्रेशर में नहीं आते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो मैंने देखा है, कई बार जब मीडिया सेंसिटिव केसेस भी कोर्ट में सुने जाते हैं, कोर्ट के माहौल में कुछ खास फर्क नहीं होता है। कोर्ट में वी आर ऑल कमिटेड टू द आइडिया ऑफ जस्टिस। कोर्ट में राइट फ्रॉम द ऑनरेबल बेंच टू द लॉयर, आई थिंक सब लोग कमिटेड हैं अपना केस सही फॉर्म में इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी के साथ प्रेजेंट करने में, एंड जज साहब इज कमिटेड टू देन डिसाइड द मैटर ऑन मेरिट्स। तो बाहर माहौल बहुत बनता है कई बार, बट कोर्ट रूम के अंदर जो बातें होती है और कोर्ट रूम के अंदर जो डिस्कोर्सेज होते हैं वो टिपिकली इम्यून टू दीज प्रेशर्स होते हैं। और आई थिंक ये सिस्टम हमें यही ट्रेन करता है कि एक चीज जिससे हमें दूर भी रहना है और जिससे हमें इम्यून भी बनना है, वो है प्रेशर। तो द लास्ट थिंग दैट अ लॉयर शुड टेक इज प्रेशर। तो सीधे तौर पे इन्होंने मीडिया वालों पे हमला कर दिया है कि भाई तुम बाहर शोर मचाते रहो, वी डोंट केयर। बट सर, आपने क्या कहते हैं, वी हैड सच सो मेनी सीरियस कॉन्वर्सेशंस हमारे जुडिशियल सिस्टम के बारे में। जाते जाते एक थोड़ा सा आई वांट यू टू बी लाइट, एंड अब इतने साल हो गए हैं, इतने आपने केसेस देखे हैं, एक दो केस तो ऐसे पक्का होंगे जो अभी भी याद करते हो तो स्माइल आ जाती है, बिकॉज उसमें ऐसा कुछ शरारत हुई होती है उस केस में। इफ यू हैव एनी केस। चेहरे पे मुस्कान देखो एक वकील के तब आती है जब जिस पक्षकार के लिए वो अदालत में पहुंचा है उस पक्षकार को न्याय मिले। तो एक वकील के लिए और एक लॉयर के लिए सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन एंड फुलफिलमेंट उसी दिन आता है जिस दिन उसके क्लाइंट को न्याय मिले और उसका क्लाइंट लास्ट में आके बोले कि शायद इस जर्नी में मैं थोड़ा थका तो सही, बट जो न्याय मेरे को मिला उससे मेरी थकान मिट गई। क्योंकि हमारा सिस्टम थकाता है, हमारे सिस्टम में डिलेज हैं, हमारे सिस्टम में स्ट्रॉन्ग आर्मिंग है बाय द अदर पार्टी बाय इंड्यूसिंग डिलेज इन द मैटर। बट एक पर्टिकुलर केस तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो मैं एक क्लास ऑफ केसेस बोलूंगा जहां पर जब पक्षकार को या लिटिगेंट को जस्टिस मिला है तो मेरे को वाकई फुलफिलमेंट का एहसास हुआ है। देखिए आजकल क्या है, एक बहुत बड़ा ट्रेंड इमर्जिंग है जो मैं देख पा रहा हूँ और जो मुझे कभी कभी काफ़ी विचलित भी करता है, प्रभावित भी करता है। वो ये है कि आज बड़े बड़े आर्थिक रूप से हर तरह के बिजनेसमैन, हर तरह की कंपनियां, हर तरह के छोटे व्यवसाय बाहर काम कर रहे हैं। तो जो आर्थिक रूप से मजबूत व्यवसाय हैं, जो बिजनेसमैन हैं या कुछ मैं बोलूँगा रोग लिटिगेंट्स हैं, वो एक जो आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर या जो उभरना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन तरह के व्यवसाय को लिटिगेशन के माध्यम से विचलित भी कर रहे हैं और उनको परेशान भी कर रहे हैं और कई बार उनके राइट्स भी उनको नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि जो आर्थिक रूप से मजबूत पार्टी है वो लिटिगेशन को पहले से जानते हैं, वो लिटिगेशन को पहचानते हैं, वो हर तरह के हथकंडे जानते हैं कि लिटिगेशन में किस तरीके से दूसरी पार्टी को उसका अधिकार दिलाने से वंचित किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड मैंने ऑब्जर्व किया है कि, और जो मैंने बोला कि लिटिगेशन को एज अ वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एक ट्रेंड जो मैं आजकल छोटे बिजनेसेस में, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में देख रहा हूँ, वेयर ईच टाइम दे आर डीलिंग विद पावरफुल बिजनेसेस और पावरफुल बिजनेस हाउसेस, दे आर गेटिंग कॉन्ट्रैक्चुअली हैमर्ड बिकॉज उनके पास ना वो रिसोर्सेज है ना वो एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन दैट आई हैव रिसीव्ड इज व्हेन वी हैव बीन एबल टू फाइट द केसेस ऑन बिहाफ ऑफ दीज young and fledgling businesses and the ones who are either facing pressures from investors who are strong arming them or a contracting party which is way bigger than them in terms of their economics and their turnovers and their muscle power of money. I think उन matters में जब हमारे को निर्णय मिलता है अदालत से तो सबसे ज़्यादा satisfaction होता है, बिकॉज जो हमारे देश की नींव है वो यही छोटे बिजनेसेस हैं जो आगे चल के बड़े बनेंगे। बट आज अगर इनको लिटिगेशन में एम्ब्रॉयल करके दूसरे कुछ गलत लिटिगेंट्स इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे तो आई थिंक वो हमारे देश के लिए भी अच्छा नहीं है। तो जब इस तरह के लोगों को न्याय मिलता है तो बड़ा खुशी होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा टिपिकल सा भी हो गया व्हेन जो बड़े बिग डॉग्स हैं वो प्रेशर डालते हैं, वहां से व्हेन यू गिव देम जो जस्टिस, तो सो आई थिंक फाइटिंग फॉर द अंडरडॉग इज द also something that you identify with, because I think we are all underdogs of litigation in a way. Yeah. सर इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, बट लास्ट एक सवाल, कई सारे इस वक्त हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स लॉ स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, 3 से 6 साल अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई एडवाइस कि भैया एक अच्छा लॉयर बनना है, लॉयर में अपना करियर बनाना है, देश के जुडिशियल सिस्टम में अपना योगदान देना है,
तो वो व्हाट वुड दैट बी, वन लास्ट टेक की हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो लॉ परस्यू करना चाहते हैं, क्या चैलेंज रहने वाला है उनके आगे, बट क्या है जो उनको मोटिवेटेड रखेगा? देखो, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और आई एम ग्लैड इसका जवाब देने का मेरे को अवसर दिया आपने अपने प्लेटफॉर्म पे। मैं सबसे पहले ये बोलूँगा मेरे सारे यंग कॉलीग्स को कि आप ये बात जान लीजिए कि ऑलमोस्ट 80% कन्वेंशनल लीगल जॉब्स जो एग्जिस्ट करते थे वो आज से 3 साल बाद एग्जिस्ट नहीं करेंगे विद द एडवेंट ऑफ एआई। ड्राफ्टिंग से लेकर रिसर्च तक एआई इतना एडवांस हो चुका है। मैं खुद एआई टूल्स यूज़ करता हूँ जिसमें अब मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो पहले मैं डेलीगेट करता था अपने एसोसिएट्स को, आज मुझे करने की आवश्यकता भी नहीं है। और एफिशिएंसी लेवल पे आप सोचिए कि कल को आप जब किसी से ह्यूमनाइज करके काम करा रहे हैं या किसी से काम करने को कह रहे हैं, तो देन ह्यूमन बीइंग्स विल वर्क विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। हियर देयर इज अ टूल जो 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है विद द सेम डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। तो आप ये जाने कि कन्वेंशनल लीगल जॉब्स विल डिसअपियर। और मैं किसी को डराना नहीं चाहता हूं, बट जो रियलिटी है वो मेरे को आपके दर्शकों के सामने लानी चाहिए। तो फिर लॉ में बचा क्या? लॉ में फिर भी बहुत कुछ है जो कि मेरे यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को जानना चाहिए, विच इज दैट AI will not come and start arguing cases. AI will not come and start cross-examining people. AI will not come and start strategizing. AI will not come and start doing things which can only happen in a courtroom. Maybe in future, sometime a humanoid robot called a lawyer will come, but I don't think that time is anywhere near. But I think from a 5 to 10 year horizon, what they will have to really do is be very, very highly tech-oriented. उनको टेक्नोलॉजी को समझना और टेक्नोलॉजी कैसे ऑपरेट कर रही है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, अब आप एक कन्वेंशनल स्किल लेकर कि मेरे को रिसर्च करना आता है या मेरे को ड्राफ्ट करना आता है, इसको लेकर के आप आज लिटिगेशन के मैदान में नहीं उतर सकते हैं। आपको कंपनी लॉ की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी लॉ की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको इन सब चीज़ों और विषयों के बारे में बहुत ब्रॉड बेस्ड नॉलेज होनी चाहिए। तो किस तरीके से इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस कनेक्ट्स, आपको ये तीनों चीजें बड़े क्लियरली आनी चाहिए। तो बेसिकली सिस्टम कैसे काम करता है पूरा, चाहे वो लीगल सिस्टम है, चाहे वो बिजनेस सिस्टम है, चाहे वो गवर्नेंस सिस्टम है, आपको थोड़ी सी नॉलेज अपनी ब्रॉड बेस करनी पड़ेगी, स्पेशलाइज करना पड़ेगा एक सर्टेन फील्ड ऑफ नॉलेज में अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा करें। बिकॉज सिर्फ कन्वेंशनल लीगल स्किल्स के बेसिस पे अगर आपको लगता है कि आप ओवरटली सक्सीड करेंगे, ऐसा आगे नहीं होगा। आपकी नॉलेज ब्रॉड बेस होनी चाहिए। या तो आपको एक किसी फील्ड में महारत हासिल हो, आपने बिजनेस की फील्ड में महारत हासिल करी हो, आपने टेक्नोलॉजी की फील्ड में करी हो, और अगर नहीं करी है तो आपकी नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जो कनेक्ट करे डॉट्स को। बिकॉज द फ्यूचर विल बी कनेक्टिंग डॉट्स। कोई भी क्राइम, कोई भी विवाद विल नॉट बी यूनिलैटरल और विल नॉट बी यूनिडिमेंशनल, आई एम सॉरी, it will always be multidimensional, touching upon multiple aspects of the society and areas of law and areas of expertise particular to those businesses or particular to those cases. So therefore broad based knowledge आपकी होनी बहुत ज़रूरी है, is what I feel. बहुत बहुत ज़रूरी है ब्रॉड बेस्ड नॉलेज। सर थैंक यू, आपने हमें सुप्रीम कोर्ट की इनसाइट से वाकिफ़ कराया, यंग लॉयर्स को मोटिवेट किया, एंड ऐसे ही आप दोबारा आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। It was my pleasure. Thank you so much. थैंक यू सर। दिस वाज सुप्रीम कोर्ट लॉयर मयंक अरोड़ा एंड आई एम आकृष कौशिक। आप ऐसे ही देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.